आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मूल आर्थिक समस्याएं। मूल आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? अर्थशास्त्र की मूल आर्थिक समस्याएं, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब बेसिक कौन कौन सी समस्याएं हैं? एक अर्थव्यवस्था जिसकी प्रायः 3 प्रमुख कार्य होते हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है अर्थशास्त्र में, उसके 3 कार्य होते हैं मुख्य: उत्पादन, उपभोग तथा समृद्धि। यानी कि किन 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 वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और उसका उपभोग कैसे किया जाए, कितना उपभोग किया जाए, तथा समृद्धि यानी कितना हम पूंजी अपने समृद्धि के कार्य में लगाएं। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के 3 कार्य होते हैं। उसके समक्ष प्रमुख समस्या ये होती है कि दुर्लभ अथवा सीमित संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना। हमारे पास जो संसाधन हैं वो दुर्लभ हैं। प्रकृति ने हमें, ईश्वर ने हमें जो संसाधन दिए हैं वो सब दुर्लभ संसाधन हैं, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं। हम अपने सीमित संसाधनों द्वारा मितव्ययतापूर्ण उपयोग करके किस तरीके से हम दुर्लभ साधनों को प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों में आवंटन का अध्ययन है। दुर्लभ साधनों का हम वैकल्पिक प्रयोग किस तरीके से करते हैं, किसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता है, किसकी हमें कम आवश्यकता है, ये चुनाव का जो समस्या आती है, वैकल्पिक प्रयोग की जो समस्या आती है, इसी के आवंटन का अध्ययन ही हम मूल आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत रखते हैं। दुर्लभता की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं जो है वो असीमित हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी आवश्यकताएं, मनुष्यों की आवश्यकताएं जो है वो असीमित हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, जबकि उनको पूरा करने के जो साधन हैं वो सीमित हैं, बहुत ही कम मात्रा में है पूरा करने के साधन। ये चुनाव की समस्या की ओर ले जाती है। इससे इंसान सोचता है कि हम किन वस्तुओं का चुनाव करें। हमारे पास कम पैसा है, हमारे पास कम संसाधन है, तो हम पहले जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम पहले उसको खरीदेंगे। तो ये चुनाव की समस्या की ओर हमारा ध्यान जाता है। वैकल्पिक प्रयोगों का चुनना, यानी कि किसका चुनाव करें, किसका चुनाव ना करें। वैकल्पिक प्रयोगों का चुनना जिसमें दुर्लभ साधन लगाए जा सकते हों। दुर्लभ साधनों का हम किस तरीके से खरीदें, किस तरीके से हम प्रयोग करें। जैसा कि सिटोवस्की ने इंगित किया है, टाइबर सिटोवस्की ने लिखा है, अर्थशास्त्र सीमित साधनों के प्रबंध से, अर्थशास्त्र जो है सीमित साधनों के प्रबंध से संबंध रखने वाला सामाजिक विज्ञान है। प्रोफेसर सिटोवस्की ने इंगित किया है कि अर्थशास्त्र जो है वो सीमित साधनों के प्रबंध से संबंध रखने वाला सामाजिक विज्ञान है। इस सीमित साधनों को केंद्र में रखकर, साधनों को ध्यान में रख करके अर्थशास्त्र की परिभाषा इन्होंने दी है। दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या किस तरीके से की जाए, उसका हल किस तरीके से निकाला जाए। कीमत निर्धारण की प्रणाली में ये विद्यमान है कि हम कीमतों का निर्धारण कैसे करें। अगर हमें किसी वस्तु की बहुत सख्त आवश्यकता है तो उसके दाम जो हैं, उसकी कीमत जो है, उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसे हमें सख्त ज़रूरत है। जैसे दवा की, जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, चाहे वो कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, पूंजी प्रधान देश हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, और चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो भारत की तरह। विकसित, विकासमान अथवा पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, चाहे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था हो, पिछड़े हुए देश हो, तो सब में इन संसाधनों के चुनाव की समस्या सब में पाई जाती है। दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या चाहे वो कोई भी आर्थिक प्रणाली हो, सब में पाई जाती है। अब आगे प्रोफेसर सैमुअल्सन लिखते हैं, प्रत्येक आर्थिक प्रणाली को किसी न किसी प्रकार 3 प्रमुख आर्थिक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। अब कौन कौन से समाधान करने पड़ते हैं सैमुअल्सन के अनुसार? नंबर 1 है किसका उत्पादन किया जाए,
किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। कौन कौन सी वस्तु का हम चुनाव करें अपने उद्योग में, अपने फर्म में, अपनी कंपनी में, कौन सी वस्तु का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, ये समस्या आती है। व्हाट गुड शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। क्वांटिटी मीन्स होता है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अगला है कैसे उत्पादन करें। उत्पादन किस प्रकार किया जाता है उन वस्तुओं का। हाउ आर दे प्रोड्यूस, मतलब किस प्रकार से, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम वस्तु का उत्पादन करें। आगे ये समस्या भी हमारे सामने आती है। नंबर 3 है किनके लिए उत्पादन किया जाए। वस्तुओं का उत्पादन किनके लिए किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्पादों का वितरण जो है वो कैसे किया जाए। हम अगर वस्तुओं को उत्पादित तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ख़रीदने वाला ही नहीं रहेगा तो हम किसके लिए उत्पादन करेंगे। तो फ्रॉम होम शुड द गुड बी प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, हाउ आर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट, किस तरीके से हम प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि प्रोडक्ट का जो हमारे प्रोडक्ट हैं किस तरीके से उनका हम वितरण करें। कोई हमें ख़रीदने वाला रहेगा हमारी वस्तुओं को, तभी तो हम बनाएंगे वस्तुएं, तभी तो हम उत्पादन करेंगे। अब आगे प्रोफेसर नाइट ने अपने पुस्तक में लिखा है, उनकी पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आर्थिक प्रणाली के निम्नलिखित कार्यों की उन्होंने व्याख्या की है। अब कौन कौन से कार्य हैं। उपयोग के स्तर का निर्धारण, उपयोग के स्तर का निर्धारण, उत्पादन के संगठन का स्वरूप। पहला है उपयोग के स्तर का निर्धारण, यानी वो किस स्तर की, किस लेवल की वस्तुओं का हम निर्धारण करें। लो क्वालिटी की वस्तुएं या उच्च क्वालिटी की वस्तुएं या मिडिल क्लास की। दूसरा है उत्पादन के संगठन का स्वरूप, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसका संगठन कैसे किया जाए। उत्पादन का वितरण, नंबर 3 है उत्पादन का वितरण, यानी कि उत्पादन का जो वितरण है वो किस तरीके से किया जाए, आम जनता तक कैसे वितरित की जाए, हम कहाँ पर वितरण करें कि हमारी वस्तुएं बिक जाएं। अगला है आर्थिक विकास की व्यवस्था, हम किस तरीके से आर्थिक विकास कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। अल्पकाल में उपभोग का उत्पादन से समायोजन, अल्पकाल में जो उपभोग की वस्तुएं हैं और जो उत्पादन हमारा हो रहा है और जो उपभोग करने वाले हैं, जो हम वस्तुएं उत्पादित कर रहे हैं और जो क्रेता हमारी वस्तु को खरीदेगा, अल्पकाल में उसका समायोजन दोनों में कैसे किया जाए, सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन एवं प्रोफेसर नाइट द्वारा उल्लिखित कार्यों के आधार पर आर्थिक प्रणाली के कार्यों को, आर्थिक प्रणाली के जो कार्य हैं, सैमुअल्सन और नाइट ने बताया है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को, उनकी जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अब आर्थिक प्रणाली क्या है। आर्थिक प्रणाली में मानव की इच्छाएं असीमित हैं। हम आपको समझा रहे हैं कि मानव की इच्छाएं जो हैं वो असीमित हैं। बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, हर सुख सुविधाएं हो, नौकर हो, हमारा खुद का एरोप्लेन हो, हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएं, तरह तरह की कल्पनाएं इंसान करता रहता है। तो मानव की इच्छाएं जो है वो असीमित हैं, जबकि साधनों की उपलब्धि जो है वो सीमित है। हमारे पास उनको प्राप्त करने के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सीमित हैं। इच्छाओं की असीमितता और साधनों की सीमितता के कारण इच्छाएं जो हमारी हैं वो असीमित हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और साधन जो है वो सीमित हैं। इसके कारण एक आर्थिक प्रणाली का सर्वप्रथम कार्य यह निर्णय लेना है कि उपलब्ध साधनों का किन वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन किया जाए। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, स्रोत कम हैं, तो आर्थिक प्रणाली में सर्वप्रथम यह हमें निर्णय लेना होता है कि उपलब्ध जो हमारे पास संसाधन हैं, किन वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन हम करें। जिससे मम्मी अभी घर में गृहस्थी चलाती हैं, घर गृहस्थी, तो सोचते हैं कि इसको
बचा के पैसे रखे रहती हैं, इसमें मसाला लाना है, इसमें ज़ीरा लाना है, इसमें ये लाना है, इसमें वो लाना है, इसमें बच्चों की दवा का इंतज़ाम करना है, स्कूल की फ़ीस भरना है। तो इसी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था में भी है कि वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन किस तरीके से किया जाए। इस आवंटन कार्य में आर्थिक प्रणाली का कार्य जो है उपभोक्ताओं की आवश्यकता की प्राथमिकता को ध्यान में रखना है कि किन वस्तुओं पर हमें पहले पैसा खर्च करना है, किन वस्तुओं पर बाद में। अगर घर में कोई बीमार है तो उस पर पहले उसकी दवा इलाज कराना है तो उस पर पहले पैसा खर्च किया जाएगा, और कुछ जो है उसको ज़रूरत की नहीं है तो उसको बाद में, विलासिता की वस्तुएं जो हैं उसको बाद में आ जाएंगी घर में। तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि सीमित साधनों से मनुष्य की असीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। रिसोर्सेज, हमारे जो साधन हैं वो सीमित हैं और आवश्यकताएं जो है हमारी वो असीमित हैं, तो उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अतः आर्थिक प्रणाली की पहली समस्या इस बात का निर्णय करना है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है। एक उत्पादक जो होता है वो पहले ये सोचता है कि हम पहले किन वस्तुओं का उत्पादन करें, कौन सी वस्तुएं हमारी हैं जो मार्केट में ज़्यादा बिकेंगी, किन वस्तुओं का उत्पादन हमें करना है और किन वस्तुओं का उत्पादन का त्याग करना है, यानी छोड़ देना है। किन वस्तुओं का उत्पादन हमें करना है और किन वस्तुओं का हमें त्याग करना है, यानी हमें छोड़ देना है। प्राथमिकता के आधार पर अगर हम देखते हैं कि जब आर्थिक प्रणाली का उत्पादन क्षेत्र का निर्णय कर लेती है, अगर हम प्राथमिकता को वरीयता के आधार पर अगर हम देखें कि किन वस्तुओं का पहले उत्पादन करें, तो आर्थिक प्रणाली में, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षेत्र का निर्णय कर लेती है तो एक पूरक समस्या उत्पन्न होती है। पूरक समस्या कैसे उत्पन्न होती है कि इन उत्पादन क्षेत्रों में कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। इस समस्या का समाधान करते समय आर्थिक प्रणाली अब कैसी होगी, साधनों की उपलब्धता। अब किन किन साधनों की हमारे पास उपलब्धता है, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, तो उन साधनों का अधिक हम मात्रा में उत्पादन करेंगे जिन साधनों की हमारे देश में, हमारे पास, हमें सरलता से उपलब्ध है, उन वस्तुओं का हम ज़्यादातर उत्पादन करेंगे। अगर हमारे पास खेत है, ज़मीन है, तो हम कृषि से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा नकदी फसलें उपजाएंगे जो उद्योगों के लिए, कच्चा माल के लिए काम करेंगी, कच्चा माल उत्पादित करेंगे। और मांग का आधार क्या है, मांग किस आधार पर की जा रही है। अगर किसी वस्तु की मांग, हमारे यहाँ से डिमांड अधिक हो रही है वस्तुओं की, तो हम उन वस्तुओं को ज़्यादा उत्पादित करेंगे। उत्पादन तकनीक की समस्या आती है। अब उत्पादन तकनीक, हम कौन सी उत्पादन तकनीक का प्रयोग करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। सामाजिक वरीयता को भी ध्यान में रखती है। समाज किसे वरीयता दे रहा है, समाज जो हमारा है वो किन किन वस्तुओं की डिमांड कर रहा है, किन वस्तुओं की उसे ज़रूरत है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। किस क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जाए, इस केंद्रीय समस्या को अवसर, लागत और उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम आपको समझाएंगे। किस क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जाए, यानी किसी वस्तु का, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो उनमें से जिस वस्तु की ज़्यादा डिमांड होगी उसका ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। समझ में आता ना। केंद्रीय समस्या को ध्यान में रखकर इसे अवसर, लागत एवं उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था चाहे विकसित अर्थव्यवस्था हो, चाहे अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था हो, उसके साधन जो हैं आवश्यकताओं की तुलना में सीमित ही होते हैं। चाहे वो विकसित देश हो, चाहे अर्ध विकसित देश हो, साधन तो जो हैं आवश्यकताओं की तुलना में सीमित ही हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि आवश्यकताएं जो हैं अनंत हैं। अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं की गई तो इच्छाएं दब जाती हैं, लेकिन अगर इच्छाओं की पूर्ति की जाती रहेगी, अगर पापा जो है बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे तो बच्चे और डिमांड करते रहेंगे, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, तो और एक बार डांट देंगे तो उसी पे बच्चा चुप हो जाएगा। तो आवश्यकताएं जो हैं वो अनंत हैं, असीमित हैं, और रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे सीमित हैं, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे अर्ध विकसित देश हो। लेकिन साधनों के वैकल्पिक उपयोग संभव हैं।
साधनों के जो हैं वैकल्पिक उपयोग, यानी एक से ज़्यादा उपयोग, एक से ज़्यादा जगहों पर उसका प्रयोग संभव है। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं कि दिए हुए साधनों में से हम दो प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न कर सकते हैं। जो साधन है हमारे पास, मान लीजिए हम कृषि है हमारे पास, तो हम दो प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो है उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन और दूसरा है उत्पत्ति की वस्तुओं का उत्पादन। उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन है जैसे कि हम खुद के खाने के लिए साल भर के लिए हमें कितना अनाज चाहिए उसका उत्पादन करेंगे, और दूसरा उत्पत्ति की वस्तुओं का उत्पादन, यानी कच्चा माल, उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादित करेंगे खेती में और उसके बाद उसको उद्योगों में बेच देंगे। उससे हमें नकदी प्राप्त होगी, नगद पैसा प्राप्त होगा। जैसे गन्ने की खेती है और तमाम खेतियां हैं। तो उपलब्ध साधनों से एक ही प्रकार की वस्तुओं के अधिक उत्पादन का अर्थ है दूसरे प्रकार की वस्तुओं का कम उत्पादन। अगर हम उपभोग की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेंगे तो उत्पत्ति की वस्तुओं का उत्पादन कम करेंगे, और उत्पत्ति की वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो उपभोग की वस्तुओं का कम करेंगे, क्योंकि दोनों तो उत्पन्न होगा नहीं ज़्यादा, एक ना एक की कमी तो होगी ही। तो साधनों से एक ही प्रकार की वस्तुओं से अधिक उत्पादन का अर्थ है कि दूसरे प्रकार की वस्तुओं का कम उत्पादन। एक का अधिक होगा, दूसरे का ऑटोमेटिक अपने आप कम उत्पादन होगा। इस प्रकार एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना आवश्यक होता है। दूसरी वस्तु को त्यागना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। अर्थशास्त्र में इसे अवसर लागत कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये निर्णय लिया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित साधनों को पूरी तरह से उपभोग वस्तुओं पर उत्पादन पर लगाया जाए। अब हमें ये फैसला करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध सीमित साधन हैं उनको पूरी तरह से उपभोग वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाए, यानी हम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाए तथा उत्पत्ति की वस्तुओं को छोड़ दिया जाए। अथवा संभावना ये भी हो सकती है कि उपभोग वस्तुओं के उत्पादन पर कोई साधन ना लगाए जाए, केवल उत्पत्ति की वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाए। चाहे कच्चा माल ही उत्पादित कर ले, चाहे खाने की वस्तुएं ही उत्पादित कर ले। समझ में आया इतना? चाहे कच्चा माल ही उत्पादित कर ले और उद्योगों के लिए, ताकि हमें नकदी प्राप्त हो जाए, चाहे अपने खाने की वस्तुएं ही उत्पादित कर लें। एक तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि अर्थव्यवस्था के साधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। अर्थव्यवस्था के जो साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, इन सब का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। उपभोग वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाए, उपभोग वस्तुओं के उत्पादन पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए तथा अंशतः इन साधनों को उत्पत्ति की वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाए। अर्थव्यवस्था का जो है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके उपभोग करने की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, हमारे उपभोग की वस्तुएं जो हैं उन पर, उनके उत्पादन पर लगाया जाए, और थोड़ा सा हिस्सा इन साधनों को कच्चे माल पर भी, उत्पत्ति की वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाए। अपने फर्म के लिए, उद्योग के लिए, कंपनी के लिए भी माल उत्पादित किया जाए। इस प्रकार एक निश्चित मात्रा में साधनों के आधार पर, जो एक निश्चित मात्रा में साधन है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार की वस्तुओं के मिले जुले उत्पादन की बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। थोड़ा सा इसको कर लो, थोड़ा सा उसको कर लो, तो दोनों प्रकार की वस्तुओं का मिला जुला उत्पादन करो तो बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, जिसे उत्पादन संभावना वक्र द्वारा दिखाया जा सकता है। अब आगे हम आप लोग को तालिका द्वारा बताते हैं। एक तालिका है, एक चार्ट है। ए है साधन। अब कौन से साधन है इसमें? पहला है साधन, दिए गए साधनों द्वारा उत्पादन की संभावनाओं के विभिन्न संयोग। ए बी सी डी ई एफ हमने आपको दिखाया है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ। और उपभोग वस्तु का उत्पादन, जो उत्पादन है दिया गया है वो उपभोग वस्तु का उत्पादन लाख टन में दिया गया है, इतना लाख टन, इतना लाख टन, इतना लाख टन। तो उपभोग वस्तु का उत्पादन 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से बढ़ रहा है। और अगले खाने में है, अगले ब्रैकेट में पूंजीगत वस्तु का उत्पादन, यानी पूंजी के लिए लाख टन में कच्चा माल जो उत्पादित हो रहा है, 20, 18, 15, 11, 6, 0, यानी कि घट रहा है। जब यहाँ पर उत्पादन बढ़ रहा है
उपभोग वस्तु का उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो पूंजी उत्पादन जो है वो घट रहा है। एक का उत्पादन बढ़ेगा तो एक का उत्पादन घटेगा। तो अर्थव्यवस्था में सही तकनीक का चयन अगर नहीं हो पाएगा तो वास्तविक उत्पादन जो है संभाव्य उत्पादन से कम रह जाएगा। वास्तविक उत्पादन अगर जो है वास्तव में जितना उत्पादन हम कर सकते हैं, वास्तविक उत्पादन उसे कहते हैं, और संभाव्य उत्पादन जो है जितनी हमें संभावना है कि हम इतना ज़्यादा से ज़्यादा कर ले जाएंगे, वास्तविक यानी जो वास्तव में हुआ है, तो उत्पादन से कम रह जाएगा अगर हम सही तकनीक का इस्तेमाल ना करें। तो उत्पादन तो हम ज़्यादा कर सकते थे लेकिन सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए हमारा वास्तविक उत्पादन जो है वो कम रह जाता है। अब अगला टॉपिक है उत्पादन कैसे किया जाए, किन विधियों का, किन टेक्निक का उपयोग करके उत्पादन किया जाए। उत्पादन क्षेत्र एवं मात्रा, उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन मात्रा का निर्धारण हो जाने के बाद, जब इन दोनों का निर्धारण हो जाएगा, आर्थिक प्रणाली की आगामी समस्या है, यानी अगली समस्या है उत्पादन कैसे हो, किन तकनीकों का हम चुनाव करें। जो हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हम किन तकनीकों का चुनाव करें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्पादन जो है पूंजी गहन रीति से किया जाए, ज़्यादा पूंजी लगाई जाए, श्रम कम लगाया जाए, पूंजी गहन रीति का उत्पादन किया जाए, पूंजी गहन विधि से हो या श्रम गहन रीति से हो, यानी कि श्रमिकों को अधिक लगाया जाए, पूंजी कम लगाई जाए। अब ये भी तकनीक की समस्या है। इस समस्या का समाधान जो है कैसे किया जाएगा, साधनों की उपलब्धि, यानी कि हमारे पास कौन से साधन उपलब्ध हैं। हमारे पास पूंजी अगर है, खेत वगैरह नहीं है, तो हम पूंजी गहन रीति का उत्पादन करेंगे। और अगर हमारे पास हमारे घर में श्रम या काम करने वाले ज़्यादा हैं, या हमें ज़्यादा श्रमिक मिल सकते हैं, आस पड़ोस से श्रमिक ज़्यादा हमें मिल सकते हैं, तो हम श्रम गहन रीति का उपयोग करेंगे। तो इस समस्या का समाधान जो है साधनों की उपलब्धता पर और उनकी उत्पादकता पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे इसको इसमें लगाने में, श्रम गहन का करें या पूंजी गहन का। तो वो उनकी उपलब्धता पर, क्या हमें उपलब्ध है, और उनकी उत्पादकता पर निर्भर करता है। इस प्रकार वस्तुएं हैं उत्पादित होंगी कि उत्पादन की अनेक स्थानापन्न तकनीकों में से उन तकनीक का चुनाव किया जाएगा। इस प्रकार हम वस्तुओं के उत्पादन की जो अनेक स्थानापन्न तकनीकें हैं, एक के स्थान पर दूसरा, दूसरे के स्थान पर तीसरा स्थानापन्न जो तकनीकें हैं, उसमें से उस तकनीक का चुनाव किया जाएगा जो उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए, जो हमें उपलब्ध संसाधन प्रकृति ने दिए हैं, उन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए, सही तरीके से उपयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकें। हम किस में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं उसी विधि का हम प्रयोग करेंगे। अगर पूंजी गहन से ज़्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं तो पूंजी गहन रीति को अपनाएंगे, और श्रम गहन रीति से अगर उत्पादन कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो हम श्रम गहन को करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की आर्थिक प्रणाली में, जो प्रत्येक प्रकार की आर्थिक प्रणाली है, उसमें उत्पत्ति के साधन सीमित पाए जाने के कारण, उत्पत्ति के जो साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये सब सीमित हैं। उत्पादन की कुशलता वांछनीय तथा आवश्यक होती है। उत्पत्ति के साधन तो सीमित हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। उत्पादन की जो कुशलता है, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, उसकी कुशलता जो है वो वांछनीय है तथा आवश्यक है, ज़रूरी है, लाजमी है। अकुशल उत्पादन की दशा में, अगर हम अकुशल उत्पादन कर रहे हैं, कुशल नहीं है उत्पादन करने में, ऐसी दशा में उत्पत्ति की मात्रा कम होगी और उत्पादन लागत अधिक होगी। कम उत्पादन होगा और लागत ज़्यादा आएगी अगर हम अकुशल हैं तो। अतः साधनों का ऐसा संयोग हम बैठाएंगे, ऐसा तालमेल बैठाएंगे कि जहाँ उत्पादन की वो तकनीक हो, उस तकनीक का हम प्रयोग करेंगे। अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श रहेगी वही तकनीक हमारे लिए आदर्श रहेगी जिसमें उत्पादन की मात्रा अधिकतम हो और उत्पादन लागत न्यूनतम हो। हम उसी वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसमें लागत कम लगे और उत्पादन जो है अधिकतम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस उद्देश्य की सफलता इस बात में पर निर्भर करती है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की आपूर्ति कैसे की जाएगी, उनकी कीमत पर निर्भर करती है। प्राइस कितना हम रखें,
उत्पत्ति के जो विभिन्न साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, इन सबकी पूर्ति तथा उनकी कीमत पर ही निर्भर करता है। कितना श्रमिक लगा रहे हैं, कितना महंगी मजदूरी है, कितना अगर हम आधुनिक रीत से कर रहे हैं तो कितना मशीन का खर्चा आएगा, इन सब पर यह निर्भर करता है कि हम पूंजी गहन रीति से करें या श्रम गहन रीति से करें, ये इन सब पर निर्भर करता है। अब अगला टॉपिक है उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो उत्पादन क्षेत्र जो है जो उत्पादन कर रहा है, उत्पादन मात्रा और उत्पादन रीति के निर्धारण के बाद उत्पादन का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और उत्पादन का किन रीतियों से, किन विधियों से निर्धारण किया जाए प्रत्येक आर्थिक प्रणाली का यह कार्य होता है। अगर कोई एक उद्योगपति है, पूंजीपति है, या कोई फर्म अगर स्थापित किया है, कोई कंपनी स्थापित किया है, तो उसका ये कार्य होता है कि उत्पादन की मात्रा के निर्धारण के बाद, उत्पादन के क्षेत्र के निर्धारण के बाद, उत्पादन की रीति का निर्धारण करने के बाद, किन विधि से, पूंजी गहन हो या श्रम गहन हो, अगली आर्थिक समस्या आती है आर्थिक प्रणाली का कार्य होता है कि उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, कि कुल उत्पादन का समाज में वितरण के विभिन्न घटकों एवं समुदायों में किस प्रकार किया जाए। प्रत्येक आर्थिक पद्धति को वितरण इस प्रकार करना होता है, इस प्रकार अपनी उत्पादन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है समाज में अपनी वस्तुओं के, कि वो समाज में न्याय उपस्थित कर सके। न्याय कैसे उपस्थित करेगा, मूल्य समान रहेगा, नहीं तो होड़ लग जाएगी, फलाना के यहाँ सस्ते दाम पे देते हैं, हमको महंगे दाम पे देते हैं। तो समाज में न्याय उपस्थित कर सके, एक उचित कीमत दे सके। सामने वाला तो सस्ते में दे के जाता है, आप महंगा दे रहे हो, तो ऐसे भी उत्पादन नहीं हो पाएगा। कोई ख़रीदेगा ही नहीं अगर बहुत ज़्यादा महंगा देंगे, वो तभी खरीदेगा जब समाज में न्याय की भावना हो, समाज के साथ वो न्याय करे। अन्याय करेगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो प्रत्येक आर्थिक पद्धति को वितरण इस प्रकार करना होता है कि वो समाज में न्याय उपस्थित कर सके। अन्य प्रकार से हम आपको समझाते हैं, आर्थिक पद्धति का ये भी आर्थिक पद्धति जो है हमारी, हम जो फर्म लगाए हुए हैं, उद्योग लगाए हुए हैं, कंपनी हमारे पास जो है, या कृषि में अगर काम कर रहे हैं, तो हमारा ये काम है कि ये भी निर्धारित करना है हमारा काम कि कुल राष्ट्रीय संपत्ति जो है, कुल टोटल राष्ट्रीय संपत्ति जो है, उसमें श्रमिकों का, उत्पादकों का, परिवारों का, सरकार का, इसके अलावा अन्य और भी चीज़ें हैं, विभिन्न घटकों में किस प्रकार बंटवारा किया जाए। यानी जो हम श्रमिक को, अगर हम कोई चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें हमें कितना मिलेगा, जो हम लेबर लगा के काम करवा रहे हैं उसको कितना दिया जाएगा, हमारे परिवार का कितना योगदान है, सरकार को हम कितना टैक्स देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो उद्योग स्थापित हैं वो सरकार को टैक्स भी तो देती हैं, या कृषि में अगर कार्य होता था तो लगान भी तो दिया जाता था। तो विभिन्न घटकों में किस प्रकार बंटवारा किया जाए। इस प्रकार आर्थिक प्रणाली जो है हमारी, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो श्रमिक हो, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय उत्पादन में न्यायोचित भाग दिलवाने का आधार प्रदान करती है। सबको उचित तरीके से हम उसका हिस्सा देंगे, जिसका जितनी मजदूरी होती है उतना हमको देना ही देना है। अगर हम कम देंगे तो हम घाटे में जाएं, अगर हम ज़्यादा मजदूरी देंगे तो हम घाटे में जाएंगे, और अगर कम देंगे तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हमें न्यायोचित भाग दिलवाना है उत्पादन में। आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत वितरण की समस्या जो है समाज में कल्याण के स्तर को निर्धारित करती है। समाज का हम किस तरीके से कल्याण कर रहे हैं, किस तरीके से भला कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी वस्तुओं और सेवाओं को समाज में दे रहे हैं और उनसे उचित दाम प्राप्त कर रहे हैं, ये समाज कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण कैसे होना चाहिए, किस तरीके से हम समाज में वितरण करें, हम जो उत्पादित किए हुए हैं हम समाज में किस तरीके से वितरित करें। राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण का एक आधार तो ये हो सकता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में से समाज के सभी वर्गों को समान अंश प्राप्त हो, सभी वर्गों को, सभी कैटेगरी को समान भाग प्राप्त हो। अर्थात राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण समानता के आधार पर किया जाए, ना कि किसी को अच्छी क्वालिटी की वस्तु उसी दाम में दिया जाए, किसी को ख़राब क्वालिटी की वस्तु बहुत महंगी दाम में दिया जाए। तो समानता के आधार पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वितरण किया जाए।
बेसिक ऑफ इक्वलिटी यानी सब में समानता का आधार हो। इसी राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण का दूसरा आधार जो है वो सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति से उसके योग्यता के अनुसार काम लिया जाए। हम किसी व्यक्ति से अगर काम ले रहे हैं तो ये नहीं कि उससे अगर हम पैसा दे रहे हैं 500 रुपये मजदूरी, तो ये नहीं कि उससे हम 18 घंटे काम करवाएं। उसकी योग्यता के अनुसार ही काम लिया जाए और उसकी आवश्यकता अनुसार उसे दिया जाए। और हम अगर किसी को अगर कुछ दे रहे हैं मजदूरी तो उसकी योग्यता के अनुसार ही दें और उसके अनुसार उसे लिया भी जाए। काम जितना हम काम ले रहे हैं उतना ही हमें मजदूरी उचित देनी चाहिए। निसंदेह हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण का यह सिद्धांत जो है आदर्श कहा जाएगा। एक आदर्श सिद्धांत यही है कि हम प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार ही काम लें और उसकी आवश्यकता अनुसार उसे मजदूरी भी दें। लेकिन इस सिद्धांत को अनेक कठिनाइयों के कारण व्यवहार में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण का एक तीसरा आधार ये भी हो सकता है कि कुल उत्पादन में से प्रत्येक वर्ग को ठीक उतना अंश मिलना चाहिए जितना उसे राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान किया है। जितना हमने राष्ट्र के उत्पादन के योगदान में अपना योगदान दिया है, हमें उतना अंश मिलना भी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण का यह एक न्यायपूर्ण आधार है कि हम अगर किसी से वर्क ले रहे हैं तो उसके अनुसार उसे उसकी मजदूरी भी अदा करें। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय उत्पादन में से अपने योगदान के अंश के बराबर आय प्राप्त हो। हमने जितना योगदान दिया है, जितना काम किया है, उसके बराबर हमें मजदूरी भी मिलनी चाहिए। प्रायः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण के लिए जो हम राष्ट्र के लिए उत्पादन कर रहे हैं अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में, अपने उद्योग में, इसी आधार को उसमें अपनाया जाता है कि जितना काम करो उतना हम तुम्हें मजदूरी देंगे। परंतु यह सिद्धांत ऊपर से न्यायपूर्ण दिखाई देने पर भी व्यवहार में असमानता को जन्म देता है। ऊपर से तो न्यायपूर्ण दिखाई दे रहा है लेकिन व्यवहार में भी तब भी असमानता को ये जन्म दे रहा है। कहीं पर अमीर वर्ग है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और जो अमीर वर्ग है वो गरीब वर्ग का शोषण कर रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय की वितरण में बहुत अधिक असमानता भी पाई जाती है। वास्तव में राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या आज भी अर्थशास्त्रियों के सामने एक गंभीर विवाद का विषय बना हुआ है। अर्थशास्त्रियों में बहुत ज़्यादा विवाद का विषय है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि हमारे राष्ट्र में आय की वितरण की जो समस्या है, अमीर बहुत अमीर होता चला जा रहा है और गरीब वर्ग जो है गरीब होता चला जा रहा है। समस्या यह है कि न्याय तथा औचित्य की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, औचित्य की दृष्टि से यह उचित नहीं है जो किया जा रहा है। राष्ट्रीय आय के वितरण का एक समान आधार श्रेष्ठ होते हुए भी कार्य के लिए प्रेरणा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। यानी कि कार्य जो हम कर रहे हैं उस पर कार्य के लिए प्रेरणा तो दे रहा है लेकिन प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, उसका गलत असर पड़ रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वितरण के समानता एवं न्याय पहलुओं को उत्पादन के प्रेरणा पहलू से जोड़ा जाए। जो आवश्यकता इस बात की है, वितरण के समानता का जो नियम है, न्याय का जो पहलू है, उसको उत्पादन के प्रेरणा पहलू से जोड़ा जाए। इंसेंटिव एस्पेक्ट उत्पादन के प्रेरणा पहलू से जोड़ा जाए ताकि आय के वितरण में न्यायशीलता लाने के साथ साथ न्याय भी हो जाए आय के वितरण में, और उसके साथ साथ उसके उत्पादन में प्रेरणा के प्रति कोई कमी न आने पाए। यानी कि लोगों को प्रेरणा भी मिलती रहे कि हम इतना काम करेंगे इतना हमें और ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, प्रमोट होंगे हम अपने काम में तो और ज़्यादा हमें पूंजी मिलेगी और ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा। तो इसके लिए उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए।
इस प्रकार का एक संतुलित निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को लिया जाना चाहिए, जितनी भी अर्थव्यवस्था, चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। अब अगला है नंबर 4, भविष्य संबंधित फैसले अथवा आर्थिक अनुरक्षण लोच। अब भविष्य के बारे में हम क्या फैसला लें? एक उद्योग को, एक उद्योगपति को, एक फर्म को, एक पूंजीपति जो है वो अगर अपने उद्योग की स्थापना कर रहा है तो भविष्य संबंधी कौन कौन से फैसले उसे लेना चाहिए? आर्थिक अनुरक्षण एवं लोच। व्यक्ति जो है वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी नियोजन करता है। एक व्यक्ति जो है, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो उद्योगपति हो, वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही करता है, उसके साथ साथ वो भविष्य के लिए भी प्लान बनाता है। इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के भविष्य के कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी करने होते हैं। वर्तमान उपलब्ध संसाधनों का कितना भाग उपभोग वस्तुओं के लगाया जाए और कितना उत्पादन में लगाया जाए। जो हम पैसा कमा रहे हैं, कितना हम खाने पीने पर वर्तमान में खर्चा करें और कितना हम भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, और कितना भाग भविष्य के कल्याण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में स्थानांतरित किया जाए कि हम भविष्य में अभी उत्पादन में लगाएं और भविष्य में अपने कल्याण के लिए, ताकि हमें कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए, कोई दुख बीमारी में हम अच्छा इलाज करा सकें या अपने उद्योगों में पूंजी लगा सकें, उसके लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में भी उसे स्थानांतरित करना होता है, पूंजी को लगाना होता है। इसके लिए भी वो पूंजी जमा करता है, इकट्ठा करता है। संसाधनों को वर्तमान प्रयोग से पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में स्थानांतरित करने पर व्यक्ति को वर्तमान इच्छाओं से प्राप्त होने वाली संतुष्टि जो है वो कम हो जाती है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी जो है बचत करेंगे वर्तमान पूंजी में, तो हम तभी ज़्यादा पूंजी हम स्थानांतरण कर पाएंगे भविष्य के लिए। वर्तमान इच्छाओं का हमें त्याग करना होगा, उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का भविष्य के कल्याण के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। आर्थिक प्रणाली का कार्य है हमारे वर्तमान कल्याण, यानी जो हमारा वर्तमान में जो कल्याण हो रहा है, जो हम विलासिता की वस्तुओं को खर्च कर रहे हैं और भविष्य के कल्याण के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना होता है। ये नहीं कि हम पैसे उड़ा के चलें, खूब ज़्यादा खर्च करें। वर्तमान कल्याण को और भविष्य के कल्याण को देखते हुए उसमें सामंजस्य बैठाना होता है, भविष्य के लिए भी हमें रखना पड़ता है। इसके अंतर्गत वह वर्तमान उपभोग स्तर, वर्तमान में जो उपभोग का स्तर है, जो खर्च कर रहा है, वो चाहे आवश्यक वस्तुएं हों, चाहे विलासिता की वस्तुएं हों वर्तमान में, और भविष्य के उपभोग स्तर का निर्धारण करता है कि हम भविष्य के लिए भी पैसे बचा कर के रखें। इस कार्य के पीछे उद्देश्य है क्या? आर्थिक अनुरक्षण, इकोनॉमिक मेंटेनेंस यानी मेंटेन करके चलें, आर्थिक अनुरक्षण करके चलें, पैसे को बचा करके चलें। इसका तात्पर्य है वर्तमान उत्पादन क्षमता को भविष्य में बनाए रखना। जो हम वर्तमान में उत्पादन कर रहे हैं अपने उद्योग में, जो हमारे उद्योगों की क्षमता है वर्तमान में, जो हमारा उद्योग, जो हम काम कर रहे हैं जिससे हमें पैसा मिल रहा है, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो खेती हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ से हमें कमाने का ज़रिया है, हमें हमारी जो वर्तमान उत्पादन क्षमता है उसको भविष्य में भी हम बनाए रखें, ये नहीं खा पी के बराबर कर दें। इसके लिए हमें इकोनॉमिक मेंटेनेंस ज़रूरी है। आर्थिक प्रणाली का कार्य क्या है? उत्पादन क्षमता को भविष्य में पूर्व स्तर पर ही बनाए रखना नहीं कि हमारा पहले जैसा बिजनेस चल रहा था उतना ही बनाए रखें, बल्कि उसमें निरंतर सुधार एवं वृद्धि करना भी होता है। उसमें निरंतर बढ़ोतरी करते जाएं कि हमारा जो बिजनेस है वो आगे निरंतर उसमें वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, प्रमोट हो। आर्थिक अनुरक्षण के साथ साथ, इकोनॉमिक मेंटेनेंस के साथ साथ हम आर्थिक प्रणाली में पर्याप्त लोच की भी आवश्यकता है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी आवश्यकता है, ताकि परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक क्रियाएं हम समायोजित कर सकें। अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम सामंजस्य बिठा पाएंगे, तभी तो हम समायोजित कर पाएंगे अपने आप को,
तो उसके लिए पर्याप्त लोच भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए हमारे पास। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ताओं की जो रुचियां हैं, साधनों की उपलब्धता जो है, तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन के अनुसार उत्पादन की संरचना जो है हमारी, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, तकनीक में भी समायोजन किया जा सके। अगर हमारी रुचियां जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्च करेंगे विलासिता की वस्तुओं पर, तो हम पैसा कहाँ बचा पाएंगे। साधनों की हमारे पास जो उपलब्धता है वो सीमित है। अगर हम खा पी के बराबर किए रहेंगे तो कहाँ हम अपना विकास कर पाएंगे। तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन के द्वारा ही हम उसे विकास कर सकते हैं। जब पैसा बचाएंगे तभी तो नई नई टेक्नोलॉजी की खरीद सकेंगे, नई नई मशीनें, तभी तो हमारा उद्योग आगे बढ़ेगा। तो उत्पादन की संरचना में सुधार करने के लिए, तकनीकी में समायोजन लाने के लिए, ताकि हमारा उद्योग आगे बढ़ सके, हमें पैसे बचा करके रखना पड़ेगा। ये भी समस्या है भविष्य संबंधी फैसलों के अंतर्गत। अब आगे हम आप लोग को बताते हैं अल्पकाल में उपभोग का उत्पादन से समायोजन। अल्पकाल में यानी कम समय में, शॉर्ट रन में, शॉर्ट टाइम में हम किस तरीके से उपभोग का उत्पादन से अपना जो उपभोग कर रहे हैं, जो हम खाने पीने पर या विलासिता की वस्तुओं पर जो हम उपभोग कर रहे हैं, जो हम वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका उत्पादन से किस तरीके से समायोजन यानी सामंजस्य बैठाएं। अर्थव्यवस्था में विनियोग एवं विकास किस तरीके से हम करें, अर्थव्यवस्था में किस तरीके से हम विनियोग एवं विकास कर सकें। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निर्णय लिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी अर्थव्यवस्था का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इसके लिए हमें यह निर्णय लिया जाना चाहिए, ये फैसला लिया जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था अपने वर्तमान आय में से कितने अंश का उपभोग करे और कितना अंश वर्तमान उपभोग से बचाकर भावी उत्पादन में विनियोजित करे। यानी कि कितना हम बचा करके कपट करके रखे रहें कि अपने विनियोग के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम उसमें बिजनेस में अपने पैसे लगा सकें, विनियोजित कर सकें भविष्य में। अर्थव्यवस्था का विकास जो है उसके इसी निर्णय पर निर्भर करता है। हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, ये फैसला हम ले लेंगे कि खा पी के सब बराबर किए रहेंगे, तो कैसे हम भविष्य में अपने बिजनेस में लगाएंगे। तो ये इसी पर निर्भर करता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम भविष्य में अपने उद्योगों में, अपने बिजनेस में, अपने दुकान में लगा सकेंगे। यदि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का संपूर्ण उपभोग करके, जितना हम उत्पादन कर रहे हैं सबका हम उपभोग करते जाएंगे, खाते जाएंगे, सब इस्तेमाल करते जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते जाएंगे, सब खूब खर्चा किए रहेंगे विलासिता, टीवी, फ्रिज, कूलर, हमें सब कुछ चाहिए, एसी चाहिए, तो सबका उपभोग करते रहेंगे। कोई बचत अगर हम नहीं करेंगे तो स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में विनियोग के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होंगे। हम कहाँ से विनियोग करेंगे, कोई साधन, कोई जरिया रहेगा। तथा पूंजी निर्माण की दर जो होगी वो हमारी शून्य हो जाएगी। जब पूंजी हम निर्माण करेंगे ही नहीं तो पूंजी हमारे पास रहेगी नहीं, तो अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। जब बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो पूंजी निर्माण की दर शून्य हो जाएगी। इसी प्रकार हम आगे आप लोग को कह सकते हैं कि उत्पादन के क्षेत्र में, चाहे वो कारखाना हो, चाहे बांधों व यंत्रों का कोई नया निर्माण हो, कोई कार्य नहीं होगा। चाहे हमारा कारखाना का बिजनेस हो और चाहे कोई बांधों या यंत्रों का कोई निर्माण हो, चाहे कोई यंत्र हम बना रहे हो, ट्रैक्टर से संबंधित, गाड़ी मोटरसाइकिल से संबंधित, साइकिल से संबंधित, या कोई टीवी, फ्रिज, कूलर जैसी कोई कंपनी, कोई हम नया निर्माण नहीं कर पाएंगे कि कोई कंपनी अपनी स्थापित कर लें, या छोटा मोटा अगर बिजनेस करना चाहें तो भी हम नहीं कर पाएंगे जब सारा खर्च किए रहेंगे। तो जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास की दर भी शून्य रहेगी, हम आर्थिक विकास हमारा होगा ही नहीं। अर्थव्यवस्था में शून्य पूंजी निर्माण की दर का अर्थ है शून्य आर्थिक विकास, यानी कि जीरो पूंजी निर्माण अगर है, पूंजी अगर निर्माण हम करेंगे ही नहीं तो आर्थिक विकास भी हमारी शून्य होगी। अर्थात अर्थव्यवस्था हमारी निष्क्रियता की स्थिति में होगी, निष्क्रिय होगी, पूंजी बचेगी ही नहीं, स्टैग्नेशन की स्थिति होगी। स्टैग्नेशन यानी जड़ता की स्थिति में हम चले जाएंगे। उपभोग तथा बचत के विषय में कि उपभोग कितना करें, बचत कितना करें, इसके संबंध में तत्संबंधी निर्णय लिए जाने का अर्थ ये है कि अर्थव्यवस्था द्वारा
उपलब्ध उत्पादन संसाधन जितने भी हैं, कितना अंश हम उपभोग करें, कितना अंश हम उत्पादन में प्रयोग करें तथा कितना हिस्सा हम पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाएं। अन्य शब्दों में हम आप लोगों को बता सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादन में से उपभोग तथा पूंजीगत वस्तुएं जितनी हैं, अलग अलग अनुपात में क्या हो, इसका भी हमें फैसला करना पड़ेगा। कितना हम उपभोग करें, कितना पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करें, अलग अलग उसका रेशियो क्या हो, उसका अनुपात क्या हो, इसका भी हमें निर्णय लेना होगा। वास्तव में आर्थिक विकास की दर उपरोक्त दोनों वस्तुओं के पारस्परिक अनुपात पर निर्भर करती है। आर्थिक विकास की जो हमारी दर है, हम दोनों वस्तुओं के पारस्परिक अनुपात हमारा क्या, कितना हम खर्च कर रहे हैं अपने उपभोग पर, कितना पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं, दोनों का अनुपात पर ही निर्भर ये करता है। उसी पर हमारे आर्थिक विकास की दर निर्भर होती है। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को वर्तमान उपभोग द्वारा, अर्थव्यवस्था में हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो वर्तमान में हम कितना उपभोग कर रहे हैं, और पूरी तरह से उपभोग करना, कितना हम पूरी तरह से उपभोग कर रहे हैं अथवा उसके एक अंश को पूरी तरह से उपभोग कर रहे हैं कि उसके एक अंश को, एक हिस्से को उपभोग कर रहे हैं, जितना हम भावी उत्पादन में विनियोग के लिए बचाकर रखते हैं। पूरा उपभोग कर ले रहे हैं कि थोड़ा सा उपभोग कर रहे हैं कि बचा करके रख रहे हैं। केवल वर्तमान और भविष्य के बीच चुनाव की एक मौलिक समस्या है। ये वर्तमान में हम खर्च कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, या फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं, ये भी एक मौलिक समस्या है, हमारी एक मूल समस्या है। बचत और विनियोग का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? जितना हम बचत कर रहे हैं, जितना हम उद्योगों में, अपने दुकान में, अपने बिजनेस में, अपने फर्म में, अपनी कंपनी में कितना हम विनियोग कर रहे हैं, इसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? भविष्य में उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना। भविष्य में जितना हम उपभोग कर रहे हैं कि वस्तुओं का कितना हम उत्पादन अपने बढ़ा रहे हैं, ताकि अर्थव्यवस्था में उपभोग का, आय का व रहन सहन के स्तर में वांछनीय सुधार किया जा सके। अगर हम बचत किए रहेंगे उपभोग से, तो आय व रहन सहन के स्तर में अपने बचत किए रहेंगे तो हम अपने बिजनेस में सुधार ला सकेंगे, तभी हमारा बिजनेस सुधरेगा जितना ज़्यादा हम बचत करेंगे, तथा उसकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि का आधार बनेगा। जितना ज़्यादा हम बिजनेस में पूंजी लगाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, उसकी वृद्धि होगी, उसकी कार्यक्षमता में बिजनेस की। अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति जो है उसको बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि स्पष्ट है यह हमारी बात कि यदि अर्थव्यवस्था द्वारा अपने संपूर्ण आय को वर्तमान उपभोग पर हम खर्च कर दें, जितना हम कमा रहे हैं सब वर्तमान में ही, प्रेजेंट टाइम में ही हम सब उपभोग पर खर्च कर दें और व्यय कर दें, तो भविष्य के लिए पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता, और इसका परिणाम होगा कि भविष्य में उपभोग वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो हम अपनी पूंजी में उपभोग वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, अपने बिजनेस के, अपने कंपनी में उपभोग वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी उत्पादन क्षमता का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। हमारा बिजनेस पीछे हो जाएगा जब हम उसमें पूंजी नहीं लगाएंगे, उसमें उत्पादन नहीं होगा, सब खा पी के बराबर किए रहेंगे। तो आर्थिक विकास की दर शून्य होने के कारण अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो गतिहीन हो जाएगी, हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा, हमारे विकास रुक जाएगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास का प्रश्न आवश्यक रूप से वर्तमान और भविष्य के मध्य चुनाव की समस्या है। हम जितना ज़्यादा बचत करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने बिजनेस में लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम अपने बिजनेस में लगाएंगे उतना ज़्यादा हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।